राहुल बेटा जरा इधर आना। बेटा क्या बाजार से तुम कुछ सब्जी ले आओगे? ठीक है मम्मी, ले आऊँगा, अगर मुझे भी 20 रुपए दोगी। अगर 20 रुपए दोगी तो जाऊंगा, अगर मतलब राहुल कंडीशन लगा रहा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वीडियो ऑफ सी प्रोग्रामिंग कोर्स। आज की इस वीडियो में हम सी प्रोग्रामिंग में कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में एकदम इन डेप्थ सीखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले चलिए समझते हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। तो देखो यार, जब आप रोड पर ड्राइव कर रहे होते हो तो आपके सामने ट्रैफिक सिग्नल्स आते हैं। जब सिग्नल रेड होता है तब आप रुक जाते हो, और जैसे ही सिग्नल येलो होता है आप रेडी हो जाते हो चलने के लिए, और फिर ग्रीन सिग्नल होते ही आप अपनी गाड़ी भगा लेते हो। तो यहाँ पर एक कंडीशन लगी है, और वो कंडीशन ये है कि जब लाइट रेड होगी तो आपको रुकना होगा, और जब लाइट ग्रीन हो जाएगी तब आप जा सकते हो। तो यार इसी तरह प्रोग्रामिंग में भी कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि पर्टिकुलर कंडीशंस पर डिपेंड होती हैं, और वो ट्रू या फॉल्स के अकॉर्डिंग ही एक्ट करती हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार हम देख लेते हैं कि सी में टोटल कितनी टाइप की कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं। नंबर 1 पे हमारे पास होती है इफ़ स्टेटमेंट, नंबर 2 पे आएगी इफ एल्स स्टेटमेंट, नंबर 3 पर आएगी एल्स इफ लैडर, नंबर 4 पर है नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट्स, उसके बाद आता है नंबर 5 पे स्विच केस स्टेटमेंट्स, एंड देन नंबर 6 पे है हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर्स। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं अपने इफ स्टेटमेंट को। फॉर एग्जाम्पल, आप सुबह उठे, अपने कमरे की विंडो खोली और देखा कि बाहर बारिश हो रही है। तो अगर आपको बाहर जाना होगा तो आप अम्ब्रेला यूज़ करोगे, और अगर बारिश नहीं हो रही तो आप अम्ब्रेला नहीं लेते। मान लेते हैं कि अगर बारिश हो रही है तो समझो हमारी स्टेटमेंट ट्रू है, और इस स्टेटमेंट के ट्रू होने की वजह से हम अम्ब्रेला लेंगे। यही सेम लॉजिक हम इफ़ स्टेटमेंट में भी यूज़ करते हैं। ये सबसे बेसिक स्टेटमेंट है। इसमें एक कंडीशन चेक होती है, अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ़ का कोड एग्जीक्यूट हो जाता है। जल्दी से इसको कोड करके समझते हैं। इसके लिए ओपन करेंगे हम अपना VS कोड। तो यार हम ना यहाँ पर अपनी फाइल्स बना रहे थे, तो अब देखो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फाइल्स जमा हो गई हैं। इनमें से हमारे लिए फ़ाइल ढूंढना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। एक काम करते हैं, डेस्कटॉप पे चलते हैं, एक बार ये लर्न सी वाला फोल्डर ओपन करते हैं। इन सभी फाइल्स को ना हम एक फ़ोल्डर में डाल लेते हैं। जैसा कि आपको पता है ये हमारी 4th क्लास है, तो ये सारी फाइल्स हमारी इससे पहले वाली 3 क्लासेस की हैं। यहाँ पर एक न्यू फोल्डर बना लेते हैं, फर्स्ट 3 क्लासेस। इन सभी फाइल्स को इसमें मूव कर देते हैं। अब एक न्यू फोल्डर बना लेते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स। डन, हमारे पास न्यू फोल्डर बन गया। इसको क्लोज कर देते हैं। वापस चलते हैं अपने VS कोड पे। तो बढ़िया, अब हमारी ये सारी फाइल इसमें क्लोज हो चुकी हैं। अब ये हमारे पास न्यू फोल्डर आ गया। सबसे पहले हम इसमें अपनी फाइल बनाते हैं if.c। ठीक है, एंटर करते हैं। तो यार आपको याद होगा, इससे लास्ट क्लास में हमने एक टेम्पलेट फाइल बना ली थी जिसमें हमने हैशटैग इंक्लूड वाली लाइंस और बाकी सारा जो हमारे पास हमने बोला था टेम्पलेट कोड है उसको हमने उसमें सेव कर लिया था। एक बार हम अपनी वो टेम्पलेट वाली फाइल ओपन कर लेते हैं, template.c। ये कोड कॉपी करते हैं, इसको क्लोज करते हैं। यहाँ पर हम वापस अपनी एक फ़ाइल बनाते हैं template.c। ठीक है, हम इस फोल्डर में भी अपनी एक टेम्पलेट फाइल सेव कर लेते हैं। डन, इसको क्लोज कर देते हैं, इसको भी क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे अपना टेम्पलेट कोड पेस्ट कर लेते हैं। अब इसमें हम अपना एक एज का वेरिएबल स्टोर कर लेते हैं, इंट एज। अब हम एज के लिए इनपुट ले लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा हमारा printf एंटर यूर एज, एंड पे सेमीकोलन लगाते हैं। नेक्स्ट लाइन पर हम यूज़ करेंगे अपना scanf इंटू %d कोमा आएगा। अब हम लिखेंगे एंड और अपना वेरिएबल का नेम एज, सेमीकोलन लगाते हैं। तो यहाँ तक हमारे पास एज के लिए वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर ना हम अपनी इफ़ स्टेटमेंट लिखते हैं। सो हम यहाँ पर लिखते हैं इफ़, इसमें हम अपनी स्टेटमेंट लिखेंगे। इसमें हम लिखते हैं अगर हमारी एज बड़ी है या इक्वल है 18 से, इसके बाद कर्ली ब्रेसेस, तो इसमें हम लिख देते हैं प्रिंट कर दे यू कैन वोट। इसके एंड पे लगा देते हैं सेमीकोलन। यहाँ पर एक हमने कंडीशन लगाई कि अगर हमारी एज 18 या 18 से ज़्यादा है तो हमें प्रिंट करवा दो यू कैन वोट। ठीक है भैया, इंटर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी एज है 20, एंटर करते हैं, तो इसने हमें दे दिया यू कैन वोट। इसी तरह एक बार इसको रन करते हैं और 20 के अलावा कुछ और एंटर करते हैं। फॉर एग्जांपल एंटर कर दिया 18, रन करते हैं तो फिर इसने दे दिया यू कैन वोट। तो यार ये थी हमारी इफ़ स्टेटमेंट। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट पे। ये इफ़ स्टेटमेंट का एक्सटेंशन है। इसमें अगर इफ़ की कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स में दिया गया कोड एग्जीक्यूट हो जाता है। इसको कोड करके देखते हैं एक बार। फॉर एग्जाम्पल हमने ये इतना ऐसे ही लिखा रहने दिया। अब हम नेक्स्ट लिखते हैं एल्स प्रिंट कर दो हमें यू कांट वोट। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हमारी एज 18 या 18 से ज़्यादा है तो हमें प्रिंट कर दो यू कैन वोट, और अगर हमारी एज स्टेटमेंट के अलावा है यानी 18 से बड़ी भी नहीं है और 18 भी नहीं है तो प्रिंट कर दो यू कांट वोट। एक बार इसको रन करते हैं,
हमने इधर लिख दी एज 25, इसने कह दिया यू कैन वोट। एक बार फिर रन करते हैं, एज हम यहाँ पे लिखते हैं अपनी 15, रन करते हैं। अब इसने कह दिया यू कांट वोट। तो यार धीरे धीरे आपको समझ आ रहा होगा कि ये जो हम इफ़ स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं या एल्स स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं, मेनली इनका फंक्शन क्या है और ये किस लिए यूज़ होते हैं। अब इस इफ़ एल्स स्टेटमेंट को और ज़्यादा क्लियरली समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल इमेजिन करो कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ हो और आप सभी बाहर घूमने का प्लान कर रहे हो। आपके फ्रेंड्स में से कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमें मूवी देखने चलना चाहिए और कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमें क्रिकेट खेलने चलना चाहिए। तो सारी बातचीत करने के बाद आप लोगों ने फाइनली ये डिसाइड किया कि हम टॉस करते हैं, हम एक कॉइन उछालेंगे, अगर हेड आया तो मूवी देखने चलेंगे, नहीं तो क्रिकेट खेलेंगे। यहाँ पर भी हमारी इफ एल्स कंडीशन यूज़ हो रही है। फॉर एग्जांपल हमने बोला कि अगर हेड आया तो मूवी देखने चलेंगे, नहीं तो क्रिकेट खेलेंगे। इसको एक बार कोड करके समझते हैं। इसके लिए हम न्यू फाइल बनाते हैं, इसका नाम दे देते हैं इफ़ एल्स डॉट सी। एक बार अपना टर्मिनल क्लोज कर देते हैं, टेम्पलेट से अपना कोड कॉपी कर लाते हैं, इसमें पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर हम एक अपना करैक्टर वेरिएबल बनाते हैं कैर कॉइन। अब स्कैन कर लेते हैं, कॉइन की वैल्यू के हेड आता है हमारे पास, यहाँ टेल आता है। नेक्स्ट लाइन पे लिखते हैं प्रिंट एफ इंटू राइट एच इफ़ हेड्स एंड टी इफ़ टेल्स, सेमीकोलन लगाते हैं। अब स्कैन कर लेते हैं, स्कैन एफ इंटू परसेंटेज सी। तो यार कैर के लिए हम सी को एज अ फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करते हैं, कोमा लगाएंगे एंड लिख देंगे कॉइन, सेमीकोलन लगाते हैं। तो यहाँ पर हमें कॉइन का रिजल्ट मिल जाएगा कि हमारे पास हेड्स आया या टेल्स आया। अब हम अपनी इफ एल्स कंडीशन लगाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखते हैं इफ़ इंटू कॉइन इज इक्वल टू एच। अगर हमारे पास कॉइन एच आया तो हम प्रिंट कर देंगे वॉच मूवी। ठीक है, यहाँ पर हमने कंडीशन लगा दी, अगर हमारे पास हेड्स आया तो हम मूवी देखने चलेंगे। तो यार यहाँ पर हम जो करली ब्रेसेस लगा के उसके बीच में कोड लिखते हैं ना, इसको हम बोलते हैं ब्लॉक। ठीक है, हमने करली ब्रेसेस लगाई, उसके बीच में हमने अपना कोड लिख दिया कि हमें प्रिंट करवा दो वॉच मूवी। आगे हम लिख देते हैं एल्स हमें क्या प्रिंट करना है, नहीं तो प्रिंट कर देना प्ले क्रिकेट। ठीक है, सेमीकोलन लगाते हैं। तो यार इसको प्रिंट करने से पहले एक बार हम देख लेते हैं कि हमने इस कोड में किया क्या है। सबसे पहले हमने स्टोर किया एक कॉइन वेरिएबल कैर डाटा टाइप को यूज़ करते हुए। उसके बाद हमने उस वेरिएबल की वैल्यू एज अ इनपुट ले ली। देन हमने अपनी इफ़ कंडीशन लगाई कि अगर कॉइन पे हमारे पास हेड्स आ जाता है तो प्रिंट कर दो वॉच मूवी। तो यार यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमाज नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, यहाँ पर हम करैक्टर ले रहे हैं तो इसलिए हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लिखेंगे। जहाँ तक हमारा डन हो गया, उसके बाद हमने लिखा अगर हेड्स के अलावा कुछ आया है तो हमें प्रिंट कर दो प्ले क्रिकेट। रन करते हैं, एक बार हम मैच लिखते हैं, एंटर करते हैं तो हमारी आउटपुट आ गई वॉच मूवी। एक बार फिर रन करते हैं, अगर हम एच के अलावा टी लिख देते हैं टेल्स के लिए, तो यहाँ पर हमारा प्रिंट हो जाएगा प्ले क्रिकेट। तो यार ये थी अपने पास इफ़ एल्स कंडीशन। बहुत छोटी सी चीज़ है बट बहुत ज़्यादा जगह पर यूज़ होती है। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं एल्स इफ लैडर पे। अगर हमारे पास इफ़ की कंडीशन फॉल्स होती है तो हम एल्स इफ कंडीशंस की एक सीरीज़ को यूज़ करते हैं, जिसमें से पहली जो भी कंडीशन ट्रू होती है वो एग्जीक्यूट हो जाती है। पहले इसको समझने के लिए एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं, फिर हम इसको प्रॉपरली कोड करके समझेंगे। तो देखो यार, जैसे हमारे एग्जाम्स आने वाले होते हैं तो हमारे मम्मी पापा हमें मोटिवेट करने के लिए हमें कुछ ऑफर्स देते हैं, मतलब कुछ कंडीशंस हमें देते हैं। मान लो कि अगर हमारे 90% से ज़्यादा मार्क्स आएंगे तो हमें बाइक लेके देंगे, अगर 80% से ज़्यादा मार्क्स आते हैं तो हमें फ़ोन लेकर देंगे, और अगर 60% से ज़्यादा आते हैं तो हमें साइकिल लेके देंगे। और फिर लास्ट पे वो बोलते हैं कि अगर तुम फेल हो गए तो तुम्हें एक रिक्शा ले देंगे, उसे चलाते फिरना और काम करते फिरना। तो यार होता है ना, थोड़ा सा डराने के लिए, थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए हमारे पेरेंट्स ऐसी ऑफर्स देते हैं हमें, हमारे लिए ऐसी कंडीशंस रखते हैं। इसके लिए हम फटाफट से अपने पास एक प्रोग्राम बना लेते हैं, एक न्यू फाइल बना लेते हैं एल्स इफ के नेम से। अगेन अपना टेम्पलेट वाला कोड कॉपी करते हैं, इसमें पेस्ट कर देते हैं, टर्मिनल को डिलीट करते हैं, वापस आते हैं यहाँ पे हम एक वेरिएबल बनाते हैं इंट मार्क्स। अब हम मार्क्स एज आ इनपुट ले लेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे प्रिंट एफ इंटू एंटर योर मार्क्स, लास्ट पे सेमीकोलन लगाएंगे। नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं स्कैन एफ इंटू परसेंटेज डी, कोमा लगाएंगे एंड मार्क्स, सेमीकोलन लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास मार्क्स की वैल्यू आ जाएगी कि हमारे कितने मार्क्स आए हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं एंटर योर मार्क्स बिटवीन 0 to 100। अब नेक्स्ट लाइन पे मूव करते हैं। सबसे पहले हमारी इफ स्टेटमेंट लगाते हैं। इफ स्टेटमेंट में हम लिखेंगे मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 90% से ज़्यादा आ गए तो हमें मिलने वाली है बाइक। अब आएंगी हमारी कर्ली ब्रेसेस, इसमें लिख देते हैं प्रिंट एफ यू विल गोट बाइक। ठीक है, 90% से ज़्यादा लाते हैं तो हमें बाइक मिलेगी। नेक्स्ट आ जाएगी हमारी एल्स इफ कंडीशन। एल्स इफ में लिख देते हैं हमारे पास
अगर हमारे मार्क्स 80% से ज़्यादा आते हैं, इसमें हम लिखेंगे मार्क्स और ग्रेटर दैन इक्वल टू 80। उसके बाद हम अपनी एंड ऑपरेटर लगाएंगे। एक बार अब हम लिख देते हैं मार्क्स इज़ लेस देन 90। ठीक है, यहाँ पर एंड लगाने का ये मतलब है कि अगर हम लिखते हैं ना मार्क्स 80 से ज़्यादा या 80 के इक्वल, तो अगर हमारे मार्क्स 90 से ज़्यादा हैं तो वो 90 से ज़्यादा भी 80 से ज़्यादा भी एक ही चीज़ है ना, 80 से तो वो भी ज़्यादा ही होंगे। इसके लिए हम इसके बीच में एंड ऑपरेटर लगा रहे हैं और बाद में लिख रहे हैं कि 90 से कम हो। इसका मतलब है कि 80 या 80 से ज़्यादा और 90 से कम। अगर हमारे पास ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमारे पास प्रिंट होना चाहिए यू विल गेट अ मोबाइल। एंड पे सेमीकोलन लगाते हैं, नेक्स्ट लाइन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट अब हमें 60% से ज़्यादा मार्क्स लाने पर साइकिल मिलने वाली थी, तो उसके लिए कंडीशन लिखते हैं एल्स इफ। तो यार जैसे ही हम एल्स इफ लिख के एंटर करेंगे ना तो हमारे पास ये पहले ही एक ब्लॉक लिखा हुआ आ जाता है। अभी हम एकदम स्टार्टिंग पे हैं तो एक बार इसको कट करते हैं और अपना खुद से कोड लिखते हैं। राउंड ब्रैकेट्स आएंगी, उसमें नेक्स्ट हमारी कंडीशन क्या है, मार्क्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 60 एंड हमारे मार्क्स क्या हैं, लेस देन 80। तो यार देखो अब मैंने ये वाली कंडीशन बजाय इसके कि नेक्स्ट लाइन पे लिखूं, इसी लाइन पे लिख दी। ऐसा करने से भी हमारी आउटपुट पे कोई डिफरेंस नहीं आता। मेरी ज़्यादातर आदत यही है कि मैं इसके आगे ही लिखूं, बट यार इस कोड को एक बार रीडेबल बनाने के लिए ना हम नेक्स्ट लाइन पे लिखते हैं इसको। मेरी खैर है, मेरी आदत तो मैं बदल लूँगा आपके लिए, लेकिन एक सेकंड, मेरी आदत तो मैं बदल लूँगा आपके लिए। हाय हाय इतना सुकून। इसको भी हम एक बार नेक्स्ट लाइन पे लिख देते हैं ताकि कोड दिखने में कॉम्प्लिकेटेड ना लगे और रीडेबल रहे। अब हम यहाँ पर थे, अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू होती है तो प्रिंट क्या करेगा, ये प्रिंट एफ यू विल गोट अ साइकिल। इसको सेमीकोलन लगा के क्लोज करते हैं। तो यार ये छोटी छोटी ग्रामर की मिस्टेक्स हैं, इनको एक बार ठीक कर लेते हैं। जल्दी जल्दी में कोड लिखते टाइम ये चीज़ें माइंड में नहीं रहती बंदे के। तो यार बिल्कुल ऐसे क्लास में टीचर के चमचों की तरह अपने भाई के साथ बिहेव ना करना, मिस्टेक हो जाती है कोई नहीं, इसको ठीक कर लेते हैं। यू विल गेट अ साइकिल। अब हमारे पास लास्ट पे कंडीशन थी कि हम अगर फेल हो जाते हैं तो हमें रिक्शा मिलने वाला है। तो यार रिक्शा लेने के लिए भी एक कोड लिख लेते हैं, लिखते हैं एल्स इफ इनटू मार्क्स हमारे हैं लेस देन। तो यार देखो हम यहाँ पे लिख देते हैं 30। अगर 30 से कम मार्क्स हैं हमारे तो हम हो जाएंगे फेल। प्रिंट एफ फेल होने पे हमें क्या मिलेगा, रिक्शा, यू विल गेट अ रिक्शा। ठीक है, इतना कोड हो गया। अब हो सकता है ना हमने उसको लिमिट दिया 0 से 100 के बिटवीन नंबर एंटर करो, और वो कोई हमारे जैसा शरारती बच्चा हो वो 110 लिख दे या कुछ और लिख दे, तो उसके लिए भी हमें कुछ करना पड़ेगा। इसके लिए हम लिखते हैं एल्स, तो हम करेंगे प्रिंट एफ। अगर वो ऐसा कुछ भी करता है तो हम उससे बोलेंगे कि भाई बंदे बन जाओ। ठीक है, हम लिख देते हैं बंदे बन जाओ। इसको क्लोज करते हैं, एक बार इसको रन करते हैं तो देखते हैं इसका क्या आंसर आता है। फॉर एग्जांपल हमारे मार्क्स आ गए 95%, तो हमें क्या मिलेगा, बाइक मिलेगी। ठीक है, 95% पे हमें बाइक मिल रही है। इसको रन करते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारे मार्क्स आ गए 80%, तो 80% पे हमें क्या मिलने वाला था, मोबाइल। रन करते हैं, देखते हैं, हाँ हमें मोबाइल ही मिल रहा है यहाँ पे। अब नेक्स्ट एक बार ट्राई कर लेते हैं। 60% पे हमें क्या मिलने वाली थी, साइकिल। फॉर एग्जांपल हमारे मार्क्स आ गए 65%। रन करते हैं तो हमें मिलेगी साइकिल। उसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा हमारे पास कुछ और एंटर कर देता है, अब आ गया शरारती बच्चों के लिए जो लास्ट पे हमने लिखा था। अगर फॉर एग्जांपल कोई लिख देता है 110, एंटर करते हैं तो ये हमें दे रहा है यू विल गेट अ बाइक। ये इसलिए दे रहा है, यहाँ पर हमारी कंडीशन थी अगर मार्क्स 90 से ज़्यादा होते हैं या 90 के इक्वल होते हैं तो हमें आउटपुट मिलेगी यू विल गेट अ बाइक। तो भाई देखो ना ज़रा, ये 110 भी तो 90 से बड़ा ही है ना। इसके लिए हम यहाँ एंड ऑपरेटर यूज़ करते हैं और नेक्स्ट कंडीशन हम देते हैं मार्क्स लेस देन इक्वल टू 100। ठीक है, अब एक बार इसको रन करते हैं। अब इसमें लिखते हैं 110, एंटर करेंगे तो ये अब हमें दे रहा है बंदे बन जाओ। तो यार आप रन करोगे ना तो आपके पास ये फेल वाली कंडीशन भी चल जाएगी, यू विल गेट अ रिक्शा वाली कंडीशन भी आपके पास सही से वर्क करेगी। यहाँ पर मैं ये इसलिए रन करके नहीं दिखा रहा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कोई भी बच्चा फेल ना हो, सब अच्छे से पढ़ें, अच्छे अच्छे ग्रेड्स आएँ। और जो सबसे इम्पोर्टेंट मैं चाहता हूँ कि उनके पेरेंट्स जो जो उनके साथ प्रॉमिस करते हैं कि उनको लेके देंगे बाइक वगैरह या मोबाइल, और बच्चे उतने मार्क्स ले आते हैं तो उनको वो ले दिया करें। बिकॉज यार ऐसा ही होता है कि ठीक है एक बार बोल देते हैं फिर उतने मार्क्स ले आओ तो वो चीज़ मिलती नहीं है हमें। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है और मैं अब किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा, है ना। किसी ना किसी बहाने हमें टाल दिया जाता है। चलो कोई नहीं, वो हमारे लिए बाद की चीज़ है। अब हम अपनी वीडियो में नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट्स। नेस्टेड इफ एल्स का नाम सुनकर ही लग रहा है कि इसके अंदर इफ एल्स की नेस्टिंग की गई है, मतलब कि कंडीशन के अंदर कंडीशन लगाई गई है। तो बेसिकली यार नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट्स का काम हम एल्स इफ स्टेटमेंट से ही ले सकते हैं, बट हमारे पास ये टॉपिक है और ये एल्स इफ से थोड़ा सा डिफरेंट है और ये ज़्यादा हेल्पफुल भी है। एक बार इसको समझते हैं। ये अपने पास यूज़ होता है मल्टीपल कंडीशन चेक करने में। एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई मूवी देखने गए हो, बट मूवी देखने के लिए थिएटर में एज रिलेटेड कुछ कंडीशंस हैं कि अगर आपकी एज 18 या 18 से ज़्यादा है तो आप सभी टाइप की मूवीज़ देख सकते हो,
और अगर आपकी एज 12 और 18 के बीच में है तो आप एक्शन मूवीज़ देख सकते हो, और अगर आपकी एज 12 से भी कम है तो वो थिएटर वाले बोलेंगे कि बेटा अभी आप पोगो देखो। फटाफट से इसको कोड करके देखते हैं। इसके लिए न्यू फाइल बनाएंगे, नेस्टेड इफ एल्स डॉट सी, एंटर। अपना टेम्पलेट वाला जो कोड कॉपी किया था वो यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर एज के लिए एक वेरिएबल बना लेते हैं, इंट एज। एज की वैल्यू स्कैन कर लेते हैं। पहले लिखते हैं प्रिंट एफ इंटू एंटर यूर एज, सेमीकोलन लगाएंगे। नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं, स्कैन एफ इंटू हम लिखते हैं परसेंटेज डी, कोमा लगाएंगे। यहाँ पे लिख देते हैं एज, स्टार्ट पे एंड आएगा, सेमीकोलन लगाते हैं। अब एक बार हम अपनी इफ़ की कंडीशन यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अब हम नेक्स्ट लाइन पे लिखते हैं इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, देन अपने पास प्रिंट क्या कर दो जी, प्रिंट कर दो यू कैन वॉच ऑल मूवीज़। ठीक है, अगर एज 18 से ज़्यादा है या 18 है तो हम सभी काइंड की मूवीज़ देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लिखते हैं एल्स। एल्स में अब हम नेस्टिंग करते हैं। इसमें हम लिखेंगे इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 12, तो प्रिंट क्या कर दो जी, प्रिंट कर दो यू कैन वॉच एक्शन मूवीज़, सेमीकोलन लगाएंगे। इसके बाद हम लिख देते हैं एल्स। एल्स में हमारे पास प्रिंट क्या कर दो, प्रिंट एफ, बेटा अभी आप पोगो देखो। लिख देते हैं बेटा अभी आप पोगो देखो, सेमीकोलन लगाते हैं। एक बार इस टर्मिनल को डिलीट कर देते हैं। जल्दी से इस कोड को समझते हैं। तो यार ये सब तो आपको समझ आ ही गया होगा, तकरीबन हर कोड में हम यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद डायरेक्ट आते हैं हम यहाँ पर अपनी इफ स्टेटमेंट पे। इसमें हमने कंडीशन लगाई है कि अगर हमारी एज 18 है या 18 से ज़्यादा है तो प्रिंट कर दो यू कैन वॉच ऑल मूवीज़। उसके बाद नेक्स्ट हमने एल्स की स्टेटमेंट लगाई, मतलब कि अगर एज 18 या 18 से बड़ी नहीं है तो हमारे पास ये कंडीशन लगेगी। उसके अंदर अब हमने लगा दी इफ़ की स्टेटमेंट, क्योंकि हमारे पास 3 केसेस थे कि 18 या 18 से बड़ी है तो हम सभी मूवीज़ देख सकते हैं, और अगर एज 12 से ज़्यादा और 18 से कम है तो हम एक्शन मूवीज़ देख सकते हैं, और अगर 12 से कम है तो हमें कार्टून्स देखने चाहिए। इसके लिए हमने लिख दिया इफ़ एज इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 12, तो प्रिंट हो जाएगा यू कैन वॉच एक्शन मूवीज़, और फिर हमने लगा दिया एल्स। अगर 12 से ज़्यादा नहीं है तो हमें प्रिंट कर दो बेटा अभी आप पोगो देखो। तो यार यहाँ पर केस थोड़ा सा ना डिफरेंट है। देखो यहाँ पर हमारी ये कंडीशन होगी कंप्लीट कि 18 या 18 से बड़ी। अब हमने 18 और 18 से बड़े सारे नंबर्स इस स्टेटमेंट में दे दिए। अब हमारे पास रह गए 18 से छोटे नंबर, मतलब 17 से नीचे ऑनवर्ड। एल्स में हमारे पास होंगे 17 से नीचे ऑनवर्ड, तो मतलब हमारे पास टोटल नंबर्स रह गए अब 17 तक। अगर 12 या 12 से बड़ा होगा तो आप प्रिंट कर देना यू कैन वॉच एक्शन मूवीज़। तो समझ रहे हो ना, यहाँ पर बात हो रही है 12 से 17 तक की, और अगर 12 से 17 तक आते हैं तो हमारे पास प्रिंट हो जाएगा यू कैन वॉच एक्शन मूवीज़, और हमने फिर लगा दिया एल्स। अब हमारे पास रह गए 12 से भी नीचे वाले नंबर्स, तो अगर उनमें से कोई नंबर है तो हमारे पास प्रिंट हो जाएगा बेटा अभी आप पोगो देखो। इसको एक बार रन करते हैं, Ctrl+Alt+N, सक्सेसफुली रन कर गया। इसमें हम अपनी एज एंटर करते हैं। फॉर एग्जांपल एज है हमारी 22, एंटर करते हैं तो 22 एज पर हम सभी मूवीज़ देख सकते हैं। नेक्स्ट एक बार फिर इसको रन करते हैं। अब यहाँ पर हम एज लिख देते हैं 15, रन करते हैं यू कैन वॉच एक्शन मूवीज़। ठीक है, अगर हमारी 15 एज है तो हम एक्शन मूवीज़ देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हमारी एज है 10 साल तो हमें क्या आउटपुट मिलेगी, बेटा भी आप पोगो देखो। तो यार ये थी हमारी नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। यहाँ तक हमने इफ़ स्टेटमेंट देख ली, इफ एल्स स्टेटमेंट देख ली, उसके बाद हमने देखी एल्स इफ स्टेटमेंट, और अब हमने देख ली नेस्टेड इफ एल्स। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। अब हमारे पास आता है स्विच केस स्टेटमेंट्स। सबसे पहले हमें समझना होगा कि स्विच केस स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। तो चलिए पहले इस चीज़ को समझते हैं। स्विच केस स्टेटमेंट्स एक ऐसा कंट्रोल स्टेटमेंट होता है जो एक वेरिएबल की वैल्यू के बेसिस पर अलग अलग केसेस में कोड एग्जीक्यूट करता है। ये एकदम मल्टीपल चॉइस के जैसा होता है। जैसे एग्जाम में हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं ना, बिल्कुल उसी की तरह होता है, जिसमें एक ही ऑप्शन को चूज़ किया जाता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन करो कि आज होली का दिन है और आपको मार्केट से गुलाल खरीद कर लाना है। जब आप दुकान पर पहुंचते हो तो आप देखते हो कि वहाँ पर अलग अलग कलर्स के बहुत सारे गुलाल रखे हुए हैं, जैसे कि रेड, येलो, ब्लू और ग्रीन। अब आप दुकानदार को जो भी कलर का गुलाल बोलोगे वो उसे आपके लिए पैक कर देगा। स्विच केस स्टेटमेंट भी बिल्कुल ऐसे ही एक्ट करती है। आपका वेरिएबल जिस भी केस से मैच होगा वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। जैसे यहाँ पर आपके पास 4 कलर्स थे और दुकानदार को आपने एक कलर बोला तो उसने आपको वो पैक कर दिया। स्विच केस स्टेटमेंट्स का सिंटैक्स इफ एल्स कंडीशन से अलग होता है। उसमें हमारी इफ और एल्स वाली कंडीशंस होती थी, बट यहाँ पर हमारे केस होते हैं और हर केस के साथ हम ब्रेक लगाते हैं। तो यार हम लोग तो कोडर हैं और हमें कोड करके ही समझ आता है। तो चलिए कोड करते हैं और इसको समझते हैं। इसके लिए यहाँ पर हम एक न्यू फाइल बना लेते हैं switch.c के नेम से। एंटर करेंगे, अपना टर्मिनल क्लोज कर लेंगे। यहाँ पर हमारा टेम्पलेट कोड पेस्ट कर देते हैं
और इन फाइल्स को क्लोज़ कर देते हैं एक बार। इसको क्लोज़ किया, इसको भी क्लोज़ किया, परफेक्ट। अब हम मार्केट में कलर्स लेने गए हैं। यहाँ पर हम कैर डाटा टाइप को यूज़ करते हुए एक कलर नाम का वेरिएबल स्टोर कर लेते हैं। लिखते हैं कैर कलर, ठीक है, वेरिएबल स्टोर कर लिया। नेक्स्ट ना अब हम कलर के लिए उसका इनिशियल एज आ इनपुट ले लेते हैं, ठीक है। इसके लिए हम लिखते हैं प्रिंट एफ इंटू इंटर फर्स्ट लेटर ऑफ कलर, एंड पे सेमीकोलन लगाएंगे। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे स्कैन एफ इंटू %d कॉमा एंड कलर। यहाँ तक हम कलर का फर्स्ट लेटर एज आ इनपुट ले लेंगे। अब हम यूज़ करेंगे अपना स्विच। यहाँ पर आएगा हमारा स्विच कीवर्ड, स्विच, उसके बाद हम ब्रैकेट्स में लिख देंगे कलर, ठीक है। अब हम लगाते हैं अपनी कर्ली ब्रेसेस, एंटर करते हैं। फर्स्ट पे हम एक केस बनाते हैं, केस, इसमें हम लिखेंगे जी। इसमें अब आएगा हमारा यहाँ पे कॉलन। नेक्स्ट लाइन पे हम लिखते हैं प्रिंट एफ, अगर यूज़र जी इंटर करेगा तो प्रिंट क्या कर देना, ग्रीन। यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट लाइन पे अब हम लिख देंगे ब्रेक और लगा देंगे सेमीकोलन। अब हम सेकंड केस बनाते हैं, केस, अगर हमारे पास यूज़र इंटर करता है बी तो हमारे पास क्या प्रिंट होना चाहिए, बी हमारे पास है ब्लू का इनिशियल, तो ब्लू लिख देते हैं यहाँ पे। अगर बंदा बी इंटर करेगा तो ब्लू प्रिंट हो जाए। नेक्स्ट लाइन पे फिर लिख देंगे ब्रेक। अब एक थर्ड केस बनाते हैं, केस, अगर वो वाई एंटर करता है तो प्रिंट होके मिल जाए येलो, प्रिंट एफ इंटू येलो, सेमीकोलन लगाएंगे, एंड पे लिख देंगे ब्रेक। नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं, यहाँ पे लिखते हैं केस, अगर यूज़र हमारे पास इनपुट देता है आर तो हमारे पास क्या प्रिंट होगा, रेड। एक बार रेड लिख लेते हैं यहाँ पे, एंड पे सेमीकोलन लगाएंगे। नेक्स्ट लाइन में फिर ब्रेक कर देंगे। यहाँ तक हमारा प्रोग्राम बन गया। अब नेक्स्ट लाइन पे हम लिखेंगे डिफ़ॉल्ट। तो यार स्विच केस में हम डिफ़ॉल्ट कीवर्ड यूज़ करते हैं जो कि ऑप्शनल होता है। जैसे हमने इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स में एल्स स्टेटमेंट देखी थी, तो ये सेम एल्स स्टेटमेंट की तरह ही एक्ट करता है। अगर हमने जितने भी केस दिए हुए हैं उनमें से कोई भी ना ट्रू हुआ तो हमारे पास डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। डिफ़ॉल्ट में हम लिखते हैं प्रिंट एफ इंटू प्लीज़ एंटर वैलिड लेटर, सेमीकोलन लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली बन गया। अब एक बार इसको टॉप टू बॉटम रीड करते हैं कि हमने इसमें क्या क्या किया। सबसे पहले यहाँ पर हमने एक कैर डाटा टाइप को यूज़ करते हुए एक कलर नाम का वेरिएबल बनाया। उसके बाद हमने उसकी वैल्यू एज आ इनपुट ले ली। तो यार यहाँ पर हमने कैर का वेरिएबल स्टोर किया है, तो यहाँ पर हमारे पास %d नहीं %c आएगा, बिकॉज कैर डाटा टाइप के लिए हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है %c। उसके बाद हमने स्विच कीवर्ड यूज़ किया और यहाँ पर हमने अपना वेरिएबल का नाम लिख दिया। उसके बाद हमने एक नेक्स्ट केस बनाया। इस केस में हमने लिखा कि अगर हमारा यूज़र जी इंटर करता है तो हमें प्रिंट कर दो ग्रीन। उसके बाद हमने एक केस बनाया, अगर यूज़र बी इंटर करता है तो प्रिंट कर दो ब्लू। उसके बाद हमारा नेक्स्ट केस है, अगर वाई एंटर करता है तो येलो प्रिंट कर दो, और अगर आर एंटर करता है तो रेड प्रिंट कर दो। और इनके अलावा अगर कोई और करैक्टर इंटर करता है तो हमें प्रिंट कर दो प्लीज़ एंटर वैलिड लेटर। ये प्रोग्राम बन गया। एक बार इसको रन करते हैं, Ctrl+Alt+N। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम एंटर करते हैं कैपिटल बी, एंटर करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा ब्लू। एक बार फिर रन करते हैं, यहाँ पर एंटर करते हैं वाई तो हमारे पास आएगा येलो, ठीक है। हमने बी एंटर किया तो हमारा ये वाला केस ट्रू हुआ तो हमें ब्लू एज आउटपुट मिल गया। हमने वाई एंटर किया, ये वाला केस ट्रू हुआ तो हमें येलो एज आउटपुट मिल गया। तो यार यहाँ तक हमने एक बार इसको सक्सेसफुली रन कर लिया। अब मैं आपको बताता हूँ इस ब्रेक कीवर्ड के बारे में। हम हर केस के साथ ब्रेक कीवर्ड यूज़ करते हैं जो कि हम किसी प्रोसेस को रोकने के लिए करते हैं। अगर कोई केस स्विच स्टेटमेंट के अंदर मैच हो जाता है तो ब्रेक लगाने से हम उस प्रोसेस से एग्जिट हो जाते हैं, और अगर हम ब्रेक कीवर्ड नहीं लगाते तो कंपाइलर मैच हो जाने वाले केस और उसके नीचे के सभी केसेस भी एग्जीक्यूट कर देता है। इस चीज़ को एक बार यहाँ पर हम समझते हैं। अपना टर्मिनल क्लोज करते हैं, यहाँ से ना हम सारे ब्रेक रिमूव कर देते हैं, ठीक है। ब्रेक रिमूव किया, ये भी ब्रेक रिमूव कर दिया, ये वाला ब्रेक भी रिमूव कर दिया, ये वाला भी, ठीक है। एक बार हमने ब्रेक रिमूव कर दी। अब हम इसको रन करते हैं। तो अब देखो, जैसे ही हम यहाँ पर वाई एंटर करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या आउटपुट मिली, येलो मिल गई, जो कि हमारा ये केस ट्रू हुआ था, इसकी वजह से हमें यहाँ पे मिल गया येलो। अब यहाँ पर हमारा केस ब्रेक नहीं हुआ, हमारा कंपाइलर आगे जाता गया। आगे रेड था तो उसने रेड भी प्रिंट कर दिया, और उसके आगे था हमारे पास प्लीज़ एंटर वैलिड लेटर, उसने प्लीज़ एंटर वैलिड लेटर भी प्रिंट कर दिया। इसको एक बार और रन करते हैं। अब यहाँ पर हम लिखते हैं बी से हमारा ब्लू प्रिंट होगा। रन करते हैं तो यहाँ पर हमारा ब्लू तो प्रिंट हो गया, लेकिन ब्लू के बाद आने वाला येलो, रेड, प्लीज़ एंटर वैलिड लेटर, तो ये सारा कुछ ही प्रिंट हो गया। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि ये ब्रेक कीवर्ड हम क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। एक बार इसको डिलीट करते हैं और Ctrl+Z करके ब्रेक वापस ले आते हैं अपना, परफेक्ट। एक बार इसको रन करते हैं। अब हम वाई एंटर करेंगे तो सिर्फ येलो ही आउटपुट में आएगा, बढ़िया हो गया। तो हमारी स्विच के स्टेटमेंट्स भी हो चुकी हैं। तो यार इस वीडियो में हमने रखा है कोडिंग प्रॉब्लम सेशन। इस सेशन में हम कुछ छोटे से प्रोग्राम बनाएंगे
और कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो चलिए फटाफट से देखते हैं अपने क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट अ प्रोग्राम टू चेक अ नंबर इज़ इवन आर ओड। ठीक है, इसमें हमें कह रहा है कि एक प्रोग्राम बनाओ ये चेक करने के लिए कि हमारा नंबर इवन है या ओड है। इसके लिए हम टर्मिनल डिलीट करते हैं, यहाँ पर अपनी न्यू फाइल बनाते हैं, question1.c एंटर करते हैं, इस फाइल को क्लोज कर देते हैं, अपना टेम्पलेट वाला कोड कॉपी कर लाते हैं और इसमें पेस्ट कर देते हैं। अगेन अपना एक वेरिएबल बनाते हैं इंट नंबर। नेक्स्ट लाइन पे हम प्रिंट करेंगे printf इनटू एंटर यूर नंबर, सेमीकोलन लगाएंगे। नेक्स्ट लाइन पर हम इस नंबर की वैल्यू एज अ इनपुट ले लेंगे, scanf करते हैं इनटू %d कॉमा, यहाँ पर लिखेंगे एंड नंबर। ठीक है, लास्ट पे सेमीकोलन लगाते हैं। यहाँ पर हमने नंबर की वैल्यू एज अ इनपुट ले लेंगे। अब हमें ये फाइंड करना है कि ये नंबर हमारे पास इवन है या ओड है। इसके लिए फटाफट से सबसे पहले लिखेंगे हमारी इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ इसमें आ जाएगा नंबर मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0। एक बार इनके बीच स्पेसिस दे देते हैं। अब समझते हैं कि इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है। हमने लास्ट ऑपरेटर्स वाली वीडियो में अर्थमेटिक ऑपरेटर्स देख लिए थे, जिसमें हमने देखा था मॉडुलस ऑपरेटर। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो ऊपर कॉर्नर में आई बटन में आपको उस वीडियो का लिंक आ रहा होगा, वहाँ पर क्लिक करें और ऑपरेटर्स वाली वीडियो लाजमी देखें। अब हम बात कर लेते हैं इस मॉडुलस के बारे में। जैसा कि आपको बताया था कि मॉडुलस हमारे पास यूज़ होता है रिमाइंडर फाइंड करने के लिए। तो इस स्टेटमेंट का मतलब है कि हम अपने नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे और उसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा। मतलब वो 2 पर पूरी डिवाइड हो जाएगी, रिमाइंडर में कुछ भी नहीं बचेगा, रिमाइंडर में बचेगा 0। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू होती है तो हम प्रिंट करेंगे printf इनटू नंबर इज़ इवन। ठीक है, जैसा कि आपको पता है जो भी नंबर हमारे पास 2 पे डिवाइड हो जाता है पूरा तो वो इवन होता है, इसलिए हमने यहाँ पर ये स्टेटमेंट लगा ली। उसके बाद आएगी हमारी एल्स स्टेटमेंट, एल्स इनटू, अगर ये स्टेटमेंट नहीं ट्रू होती तो हमारे पास प्रिंट कर दो नंबर इज़ ओड, सेमीकोलन लगाते हैं। ठीक है, समझ लेते हैं इस प्रोग्राम में क्या किया। सबसे पहले यहाँ तक हमने एक नंबर वेरिएबल बनाया और उसकी वैल्यू एज अ इनपुट ले ली। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमने लिखा कि अगर हम नंबर को 2 पे डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो हम प्रिंट करेंगे नंबर इज़ इवन और उसके बाद एल्स स्टेटमेंट है, और अगर ऐसा नहीं होता तो हम प्रिंट कर देंगे नंबर इज़ ओड। इस प्रोग्राम को रन करते हैं, एंटर करते हैं, ये पूछेगा एंटर यूर नंबर, नंबर एंटर करते हैं 10 हमारे पास इवन नंबर होता है। तो देखते हैं ये क्या आउटपुट देता है, नंबर इज़ इवन। एक बार फिर इसको रन करते हैं। अब यहाँ पर हम एंटर करते हैं 5 हमारे पास ओड नंबर होता है, एंटर करेंगे तो इसने दे दिया नंबर इज़ ओड। तो ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था छोटा सा, जिसमें हमने एक प्रोग्राम बनाया ये चेक करने के लिए कि नंबर हमारे पास इवन है या ओड है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 की स्टेटमेंट है हमारे पास, राइट अ प्रोग्राम फॉर प्रिंटिंग द ग्रेड ऑफ स्टूडेंट्स। तो इसमें हमें ये कह रहा है कि एक ऐसा प्रोग्राम बनाओ जिसको यूज़ करते हुए आप स्टूडेंट्स के ग्रेड्स फाइंड कर सको। होते हैं ना हमारे पास ग्रेड्स कि अगर हमारे मार्क्स 90% से ज़्यादा हैं तो हमारा ग्रेड होगा A+, अगर 80% से ज़्यादा हैं तो हमारा ग्रेड होगा A, और इसी तरह चलते चलते हमारे मार्क्स की परसेंटेज के हिसाब से ग्रेडिंग होती रहती है। तो यहाँ पर हमें इस रिलेटेड एक प्रोग्राम बनाना होगा। सबसे पहले एक न्यू फाइल बनाते हैं, हमारे पास है क्वेश्चन 2, फाइल सेव कर लेते हैं। सबसे पहले अपना टेम्पलेट कोड पेस्ट करते हैं, एक हम वेरिएबल बना देते हैं इंट मार्क्स। अब यूज़र से मार्क्स की वैल्यू एज अ इनपुट ले लेते हैं, printf एंटर यूर मार्क्स 0 to 100। ठीक है, इसमें हम कह रहे हैं कि अपने मार्क्स एंटर करो 0 to 100 के बीच में, सेमीकोलन लगाएंगे। नेक्स्ट रो पे हम स्कैन कर लेंगे इसकी वैल्यू, हम लिखेंगे इनटू %d कोमा लगाएंगे, उसके बाद आएगा एंड मार्क्स, लास्ट पे सेमीकोलन लगा देंगे। मार्क्स की वैल्यू एज अ इनपुट ले लेंगे। उसके बाद आएगी हमारी इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ अगर हमारे मार्क्स हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 एंड मार्क्स हैं हमारे लेस देन इक्वल टू 100, तो हमें क्या प्रिंट कर दो, printf इनटू A+। अगर हमारे मार्क्स 90 या 90 से ज़्यादा हैं और 100 से कम है तो हमें प्रिंट कर दो A+। अब नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे एल्स इफ स्टेटमेंट, लिखेंगे एल्स इफ़, इसमें हमारी कंडीशन आएगी। कंडीशन हमारी क्या है कि मार्क्स अगर ज़्यादा हैं या इक्वल हैं 80 के, उसके बाद हमारा एंड ऑपरेटर आएगा, या हमारे मार्क्स लेस देन इक्वल टू है 90 के, तो हमें प्रिंट कर दो A। यहाँ पे लिख देंगे A, लास्ट पे सेमीकोलन। अब एक काम करते हैं, इसी स्टेटमेंट को कॉपी करते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे पेस्ट करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे पेस्ट करते हैं। यहाँ पर एक बार टैब प्रेस करते हैं, सीक्वेंस वाइज आ जाएंगे ये सारे। यहाँ पर हमने A वाला केस बना लिया। अब यहाँ पर हम लिखते हैं अगर हमारे मार्क्स हैं 60 से ज़्यादा और 80 से कम तो हमें क्या प्रिंट कर दो B, और अगर हमारे मार्क्स हैं 33 से ज़्यादा और 60 से कम तो हमें प्रिंट कर दो C। लास्ट पे हम अपनी एल्स स्टेटमेंट यूज़ कर लेते हैं, एल्स यहाँ पर अगर हमारे पास मार्क्स हैं 33 से भी कम तो क्या प्रिंट कर दो जी हमें F, सेमीकोलन लगाते हैं। यहाँ पर इधर भी एंटर स्पेस दे देते हैं, टर्मिनल क्लोज करते हैं, अपने प्रोग्राम को देखते हैं।
तो देखो यहाँ पर हमने एक वेरिएबल स्टोर किया इंट मार्क्स, फिर उन मार्क्स की वैल्यू ले ली एज आ इनपुट। उसके बाद हमने इफ़ स्टेटमेंट लगाई कि हमारे मार्क्स 90 या 90 से ज़्यादा हैं और 100 या 100 से कम है, तो हमें प्रिंट कर दो A+। उसके बाद हमने एल्स इफ कंडीशन लगाई कि अगर हमारे मार्क्स 80 या 80 से ज़्यादा हैं और 90 या 90 से कम है तो हमें प्रिंट कर दो A। उसके बाद हमने फिर एक कंडीशन लगाई कि अगर हमारे मार्क्स 60 या 60 से ज़्यादा हैं और अगर हमारे मार्क्स 80 या 80 से कम है तो प्रिंट कर दो B। फिर सेम इसी तरह हमने C ग्रेड के लिए कंडीशन लगा ली और लास्ट पे लिख दिया अगर इनके अलावा कुछ है तो प्रिंट कर दो F। इसको एक बार रन करते हैं। रन हो गया सक्सेसफुली, हमारे मार्क्स आए फॉर एग्जांपल 70, तो हमें क्या मिल गया B ग्रेड। एक बार और करते हैं, प्रिंट किया, फॉर एग्जांपल आपके मार्क्स आ गए 40 लिखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, 40 पे मिल गया हमें C ग्रेड। तो बढ़िया यार, यहाँ पर हमने स्टूडेंट्स के मार्क्स ग्रेड फाइंड करने के लिए भी अपना प्रोग्राम बना लिया। यहाँ तक हमने जितना भी काम किया, जितना भी कोड किया और जितनी भी प्रॉब्लम सॉल्व की, सब चीज़ों को देखते हुए आपको ये समझ तो आ गया होगा कि ये इफ़ एल्स ये छोटी छोटी चीज़ दिखने में लगती है बट इसके काम बहुत बड़े बड़े हैं। इसको यूज़ करके हम बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 की स्टेटमेंट है राइट अ प्रोग्राम टू चेक द लीप ईयर। इसमें वो हमें कह रहे हैं कि एक ऐसा प्रोग्राम बनाओ जिसको यूज़ करते हुए हम पता लगा सकें कि जो हमारा ईयर है वो लीप ईयर है या नहीं। तो कर लेते हैं चेक एक बार इसको। सबसे पहले एक न्यू फाइल बनाते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं question3.c, एंटर करेंगे, वापस टेम्पलेट में जाके अपना डिफ़ॉल्ट कोड कॉपी कर लाते हैं, यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि लीप ईयर क्या होता है। होप सो आप सबको लीप ईयर के बारे में तो पता ही होगा, अगर नहीं भी पता तो टेंशन नहीं लेनी, आपका भाई है, आपको अभी बता देता हूँ। पहले हम समझते हैं कि लीप ईयर क्या होता है। लीप ईयर पता करने के लिए हमारे पास 2 कंडीशंस होती हैं। नंबर 1 तो ये है ना सीधी कि अगर आपका ईयर 400 पे पूरा डिवाइड हो रहा है तो वो होगा लीप ईयर। ठीक है, 400 पे डिवाइड हो गया तो हो गया लीप ईयर। उसके बाद सेकंड कंडीशन है कि अगर आपका ईयर 4 पे डिवाइड होता है, ठीक है, जैसे ये अब आ गया ना 2024, तो ये 4 पे डिवाइड होता है, वो भी होगा लीप ईयर। बट इसमें हमारे पास एक और छोटी सी कंडीशन ये है कि वो 4 पे डिवाइड होता हो बट वो 100 पे डिवाइड ना होता हो। जैसे हमारे पास है ना 2100, ये 4 पे भी डिवाइड हो जाएगा और ये 100 पे भी डिवाइड हो जाएगा, तो इस केस में ये हमारा लीप ईयर नहीं होगा। पहली कंडीशन है कि 400 पे पूरा डिवाइड हो जाता है तो लीप ईयर है सीधा। उसके बाद सेकंड कंडीशन है कि 4 पे डिवाइड होता हो और 100 पे डिवाइड ना होता हो। अगर इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो हमारे पास ईयर होगा लीप। इसके लिए हम अपना प्रोग्राम बनाते हैं। फर्स्ट पे एक वेरिएबल स्टोर करते हैं ईयर। अब इसकी वैल्यू एज इनपुट ले लेते हैं, प्रिंट एफ इनटू लिखेंगे एंटर एनी ईयर, सेमीकोलन लगाएंगे, स्कैन एफ कर लेंगे, ब्रैकेट्स में लिखेंगे %d, कॉमा आएगा, उसके बाद आएगा एंड ईयर, लास्ट पे सेमीकोलन लगा देते हैं। यहाँ तक हमने ईयर ले लेंगे यूज़र से एज आ इनपुट कि वो किस ईयर को चेक करना चाहता है कि वो लीप ईयर है या नहीं। अब नेक्स्ट पे हम अपनी इफ़ स्टेटमेंट बना लेते हैं, इफ़ इनटू, यहाँ पर हम लिखेंगे ईयर मॉडुलस 4 = 0। इसका मतलब है कि हम अपने ईयर को 4 पे डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए। ये हमने अपनी दूसरी कंडीशन लगाई कि वो 4 पे डिवाइडेबल होना चाहिए। अब हम लगाएंगे अपना एंड ऑपरेटर और फिर लिखेंगे ईयर मॉडुलस 100 = 0। तो यार यहाँ पर हमने अपनी दूसरी कंडीशन लगा दी कि अगर हम अपने ईयर को 100 पे डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आना चाहिए, मतलब हमारा ईयर 100 पे डिवाइडेबल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने कंडीशंस लगा दी, एक तो ईयर हमारा 4 पे डिवाइडेबल होना चाहिए और रिमाइंडर 0 आना चाहिए, और दूसरा हमारा ईयर 100 पे डिवाइडेबल नहीं होना चाहिए और रिमाइंडर हमारे पास 0 नहीं आना चाहिए। अब हम अपनी नेक्स्ट कंडीशन लगाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम एक ब्रैकेट लगा लेते हैं, यहाँ पर भी एक ब्रैकेट लगा लेते हैं, इसके बीच में आएगा हमारा और ऑपरेटर। यहाँ पर हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट आएगी जो कि है ईयर मॉडुलस 400 = 0। ये लिखने का मतलब है कि हमारे ईयर को अगर 400 पे डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर आ जाए 0, मतलब हमारा ईयर 400 पे पूरा डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पर हमने अपनी दोनों कंडीशन लिख ली। हमारा ईयर लीप ईयर तब होगा अगर वो 400 पे डिवाइडेबल हो, और उसके बाद हमने लिखा कि अगर वो 4 पे डिवाइडेबल हो और 100 पे डिवाइडेबल ना हो। तो ये हमने कंडीशन लिख ली। अगर ये कंडीशन ट्रू होती हैं तो हमारे पास प्रिंट हो जाएगा इट इज़ आ लीप ईयर, सेमीकोलन लगाते हैं। और अगर ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं होती तो हमारे पास प्रिंट हो जाएगा प्रिंट एफ इट इज़ नॉट आ लीप ईयर, सेमीकोलन लगाते हैं। इसको भी इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे, सिलेक्ट करते हैं और अपने डबल कोटेड कॉमास लिख देते हैं। तो बढ़िया, ये हमारा प्रोग्राम बन गया। इसको एक बार रन करते हैं। अब पूछ रहे हैं एंटर एनी ईयर, फॉर एग्जांपल हमारा करंट ईयर है 2024, एंटर करेंगे इट इज़ अ लीप ईयर। ठीक है, जैसा कि हमें पता है 2024 वैसे भी लीप ईयर है। अब हम इसको एक बार और रन करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने लिख दिया 2300,
तो ये दे रहा है यहाँ पे इट इज़ नॉट अ लीप ईयर। तो ठीक है, हमारा प्रोग्राम भी बन गया, सक्सेसफुली रन भी कर लिया। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ, जो क्या है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड मैक्सिमम बिटवीन 3 नंबर्स। इसका मतलब है कि हमें एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें हम 3 नंबर एज आ इनपुट दें और उसमें से हमें पता चल जाए कि कौन सा नंबर हाईएस्ट है। सिंपल सी चीज़ है, इसके लिए एक सिंपल सा प्रोग्राम बनेगा। तो चलिए इसके लिए अपना प्रोग्राम बना लेते हैं। एक न्यू फाइल बनाते हैं, question4.c के नेम से एंटर करेंगे। इसके बाद हम अपना टेम्पलेट कोड इसमें पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें 3 नंबर्स में से चेक करना है सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है। इसके लिए हम 3 वेरिएबल्स बना लेते हैं, int a b, c, सेमीकोलन लगा देते हैं। यहाँ पर हमने 3 वेरिएबल्स बना लिए। अब 1 बाई 1 इन तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू यूज़र से एज आ इनपुट ले लेते हैं। प्रिंट करेंगे printf इंटू एंटर वैल्यू ऑफ a, सेमीकोलन। उसके बाद करेंगे scanf इंटू %d, कॉमा, लिखेंगे एंड a, सेमीकोलन लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने a की वैल्यू एज आ इनपुट ले ली। फटाफट से इन दोनों लाइंस को कॉपी करते हैं, नेक्स्ट लाइन पे पेस्ट करते हैं और एक बार फिर नेक्स्ट लाइन पे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर हम लेंगे b की वैल्यू, तो यहाँ पर हमने ले लिया b। अब यहाँ पर हम लेंगे c की वैल्यू, यहाँ पर लिख दिया हमने c। यहाँ तक हमने अपने तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू यूज़र से ले ली। अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे अपने नेस्टेड इफ एल्स। पहले हम लिखते हैं इफ़ a इज़ ग्रेटर देन b। इसके अंदर अब हम इफ एल्स की नेस्टिंग करेंगे। अब यहाँ पर आएगी हमारी इफ़ कंडीशन, यहाँ पे लिखेंगे हम इफ़ a इज़ ग्रेटर देन c। अगर a हमारा c से भी बड़ा है तो प्रिंट कर दो a हैज़ मैक्सिमम वैल्यू। इस कंडीशन का मतलब है कि अगर a b से बड़ा है और a c से भी बड़ा है, अगर a b से भी बड़ा है c से भी बड़ा है तो जारी बात है a सबसे बड़ा है, क्योंकि टोटल नंबर्स तो 3 है, a b और c। अगर a b और c दोनों से बड़ा है तो सबसे बड़ा a ही हुआ। ठीक है, ये कंडीशन हो गई। अब नेक्स्ट हम एक और कंडीशन लगाते हैं, एल्स। हमारे पास प्रिंट कर दो c हैज़ मैक्सिमम वैल्यू। अब समझो इसका क्या मतलब है। यहाँ पर हमने लिख दिया a बड़ा है b से। ये अपने माइंड में एक बार स्टोर कर लो कि a बड़ा है b से। नेक्स्ट लाइन है हमारा a बड़ा है c से भी। अगर दोनों से ही बड़ा है तो a सबसे बड़ा नंबर है, और अगर a c से छोटा है मतलब c से बड़ा नहीं है, तो देखो यहाँ पर a b से तो बड़ा है ना, और अगर b से बड़ा है और c से छोटा है तो मतलब c सबसे बड़ा है। इसलिए हमने लिख दिया एल्स प्रिंटफ c हैज़ मैक्सिमम वैल्यू। इस केस में हमारे पास आएगा c सबसे बड़ा नंबर। अब नेक्स्ट हम स्टेटमेंट लिखेंगे एल्स। इसमें भी अब हम इफ़ एल्स की नेस्टिंग करेंगे। यहाँ पर हम लिख देते हैं इफ़ b इज़ ग्रेटर देन c। अगर b c से बड़ा है तो प्रिंट कर दो b हैज़ मैक्सिमम वैल्यू। लास्ट पे लगाएंगे सेमीकोलन। इसका क्या मतलब, अब देखो इफ़ के बाद हमने ये एल्स स्टेटमेंट लगाई। एल्स स्टेटमेंट में आने का मतलब है कि ये वाली स्टेटमेंट तो हो गई फॉल्स, a जो b से बड़ा नहीं है, मतलब b बड़ा है a से। अब एल्स में आए, हमने इफ़ कंडीशन लगा दी कि b बड़ा है c से, तो यहाँ पर हमारा सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, b। अब इसमें हम लिखेंगे अपनी एल्स कंडीशन, एल्स प्रिंट कर दो c हैज़ मैक्सिमम वैल्यू। लास्ट पे लगा दो सेमीकोलन। टर्मिनल को करते हैं एक बार डिलीट। अब इस लास्ट वाली एल्स स्टेटमेंट को भी देखते हैं। तो ये जो हमने लास्ट पे लिखा है c हैज़ मैक्सिमम वैल्यू, ये हमने क्यों लिखा है, अब इसको समझो। यहाँ पर आ गया हमारे पास a बड़ा है b से। अगर ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू नहीं होती तो फिर आएंगे हम एल्स में। एल्स में हमारे पास क्या था, अगर b बड़ा है c से तो हमारे पास b सबसे बड़ा नंबर था। ठीक है, b सबसे बड़ा नंबर है। और उसके बाद हम आए एल्स स्टेटमेंट में। एल्स स्टेटमेंट में हम क्यों आएंगे, अगर ये वाली हमारी स्टेटमेंट हो जाएगी फॉल्स। अगर ये वाली हमारी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी तो ये क्या बन जाएगा, c इज़ ग्रेटर देन b। तो c b से बड़ा है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया c हैज़ मैक्सिमम वैल्यू। एक बार इसको रन करते हैं, Ctrl+Alt+N। यहाँ पर हम a की वैल्यू लिख देते हैं, फॉर एग्जाम्पल 10, b की लिख दी 20, c की लिख दी 50। इसमें किसकी वैल्यू हाईएस्ट है, c की, जो क्या 50। इसको एक बार एंटर करते हैं तो इसने क्या दे दिया, c हैज़ मैक्सिमम वैल्यू। एक बार इसको डिलीट करते हैं, अगेन रन करते हैं, Ctrl+Alt+N। a की वैल्यू एंटर करते हैं 20, b की वैल्यू एंटर करते हैं 10 और c की एंटर करते हैं 7। एंटर करते हैं तो इसने क्या दे दिया, a हैज़ मैक्सिमम वैल्यू, मतलब a सबसे बड़ा नंबर है जो क्या 20। डिलीट करते हैं, एक बार और इसको रन करते हैं। अब हम a की वैल्यू देते हैं 10, b की वैल्यू देते हैं 50, c की वैल्यू देते हैं 7। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, b, क्योंकि b 50 है और सबसे बड़ा है। इसको एंटर करते हैं तो हमारे पास आ गया b हैज़ मैक्सिमम वैल्यू। तो यार ये था हमारा कोडिंग प्रॉब्लम सेशन, जिसमें हमने 4 क्वेश्चन सोल्व किए। नंबर 1 पे हमने एक प्रोग्राम बनाया ये चेक करने के लिए कि नंबर इवन है या ओड है। उसके बाद नंबर 2 पे हमने स्टूडेंट्स के मार्क्स के अकॉर्डिंग उनकी ग्रेडिंग करने के लिए एक प्रोग्राम बनाया। फिर नंबर 3 पे हमने लीप ईयर चेक करने के लिए एक प्रोग्राम बनाया। अब लास्ट में हमने 3 नंबर्स में से मैक्सिमम वैल्यू वाला नंबर फाइंड करने के लिए एक प्रोग्राम बना लिया। तो इस कोडिंग प्रॉब्लम सेशन के बाद अब मैं आपको छोटी छोटी सी कुछ असाइनमेंट्स देता हूँ,
ठीक है, आपके पास यहाँ पर 2 क्वेश्चंस हैं, सिंपल से हैं। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई करना है कि इनको खुद सोल्व करो। अगर नहीं सोल्व होते तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नोट्स से हिंट ले सकते हो, वहाँ से एक बार देख लेना और फिर इनको खुद सोल्व करना। फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा कि इसमें क्या हुआ है और कैसे हुआ, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार फिर स्टार्टिंग से इस वीडियो को देखो, ताकि आपको समझ आ सके कि ये जो हमने इफ एल्स स्टेटमेंट्स पढ़ी हैं, उसके बाद हमने स्विच केस स्टेटमेंट्स पढ़ी हैं, ये आखिर है क्या और इनका यूज़ क्या है और इनको कैसे यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ जाएंगी। अब रही बात आपको असाइनमेंट्स देने की, तो हमारे पास 2 क्वेश्चन है। नंबर 1 पे आपने ये चेक करने के लिए एक प्रोग्राम बनाना है कि गिवन कैरेक्टर हमारे पास वावल है या कॉन्सोनेंट है। एक आपने ये प्रोग्राम बनाना है। उसके बाद सेकंड पे आपने एक प्रोग्राम बनाना है ये चेक करने के लिए कि गिवन नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या 0 है। ये 2 सिंपल से प्रोग्राम है, आपने इनको बनाना है। जैसे ही आपके रन हो जाते हैं आपने कमेंट सेक्शन में डन लिख देना। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टर्नरी ऑपरेटर्स। जैसा कि लास्ट वीडियोज़ में हमने देखे अपने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स और लास्ट पे देखे थे हमने यूनरी ऑपरेटर्स। इसी तरह इस वीडियो में हमारा एक और टॉपिक है टर्नरी ऑपरेटर्स। तो चलिए समझते हैं कि टर्नरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं। टर्नरी ऑपरेटर्स एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जो 2 ऑपरेंड्स और एक कंडीशनल ऑपरेटर से बना होता है। ये एक ही लाइन में कंडीशनल स्टेटमेंट्स को चेक करता है। टर्नरी ऑपरेटर को हम शॉर्ट हैंड इफ एल्स स्टेटमेंट भी बोलते हैं, जो आपके कोड को ज़्यादा पढ़ने लायक और कम जगह लेकर बनाने में हेल्प करता है। इसका सिंटैक्स कुछ ऐसा होता है, फर्स्ट पे एक कंडीशन होती है जो अगर ट्रू हो तो कॉलन के लेफ्ट साइड की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, अदरवाइज राइट साइड की एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो चलिए इसको फटाफट से कोड करके समझते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर एक न्यू फाइल बनाते हैं, टर्नरी ऑपरेटर्स.c एंटर करेंगे। तो यार एक बार इन फाइल्स को क्लोज कर लेते हैं, टेम्पलेट.c वाली फाइल को कॉपी कर लाते हैं, इसको भी यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर हम अपने 2 वेरिएबल स्टोर करते हैं, इन a एंड b। इनकी वैल्यूज़ यूज़र से एज अ इनपुट ले लेते हैं। प्रिंट एफ इंटू लिख देंगे एंटर दी वैल्यू ऑफ a, सेमी कॉलन लगाएंगे। नेक्स्ट लाइन पे लिखेंगे स्कैन एफ इंटू %d कोमा और लिखेंगे एंड a, सेमी कॉलन लगाएंगे। अब फटाफट से इन दोनों लाइन्स को कॉपी कर लेते हैं, नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं, पेस्ट करते हैं। यहाँ पर हम b की वैल्यू लेते हैं, लिखेंगे b। तो बढ़िया, यहाँ पर हमने अपने दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज़ ले ली। अब फटाफट से अपना टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर हमारी पहले कंडीशन लिखेंगे a इज़ ग्रेटर देन b। एक कंडीशन यहाँ पर हमारी आ गई। यहाँ पर हमारा टर्नरी ऑपरेटर का हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, यहाँ पर हमारी आ जाएगी, जो कि अगर स्टेटमेंट ट्रू हुई तब एग्जीक्यूट होगी। यहाँ पर हम लिख लेते हैं प्रिंट एफ, इसके अंदर लिखेंगे हम a इज़ ग्रेटर देन b। उसके बाद आएगा हमारा कॉलन, इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सप्रेशन लिख लेते हैं जो कि तब प्रिंट होगी अगर हमारी स्टेटमेंट फॉल्स हुई। तो यहाँ पे हम लिखते हैं प्रिंट एफ इंटू बी इज़ ग्रेटर देन ए। लास्ट पे आएगा अपना सेमी कॉलन। तो इसको एक बार रन करते हैं, ए की वैल्यू इंटर करते हैं 10, बी की वैल्यू इंटर करते हैं 20। तो इसने क्या प्रिंट कर दिया, बी इज़ ग्रेटर देन ए। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले यहाँ पर हमारी स्टेटमेंट थी a इज़ ग्रेटर देन b, हमने वैल्यूज़ दी 10 और 20। इसका मतलब हुआ कि 10 इज़ ग्रेटर देन 20। तो ये थी हमारी फॉल्स स्टेटमेंट। तो इसने हमारे पास कॉलन के राइट वाली एक्सप्रेशन को प्रिंट कर दिया। अब एक बार इसको अगेन रन करते हैं। अब हम वैल्यूज़ देते हैं, a को दे दी हमने 15 और b को हमने दे दी 8। एंटर करते हैं। अब यहाँ पर आ गया a इज़ ग्रेटर देन b। इसका क्या मतलब, ट्रू स्टेटमेंट है, तो हमारे पास इस कॉलन के लेफ्ट साइड वाली स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी, जैसा कि यहाँ पर प्रिंट हुआ a इज़ ग्रेटर देन b। तो यार ये था हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर, जिसका यूज़ हम कोड को ज़्यादा पढ़ने लायक बनाने के लिए और कम जगह लेने के लिए करते हैं। होप सो आज की वीडियो में हमने जो जो सीखा आपको वो समझ आ गया होगा, आपने उसके नोट्स भी बना लिए होंगे और साथ साथ प्रैक्टिस भी कर ली होगी। तो यार अगर ये तीनों कंडीशंस ट्रू हैं, मतलब आपने नोट्स भी बना लिए हैं, अच्छे से समझ भी लिया है और प्रैक्टिकल भी कर लिया है, तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में प्रिंट कर दो एवरीथिंग इज़ क्लियर। सो गाइज इस वीडियो में हमने सीख लिया इफ एल्स स्टेटमेंट्स के बारे में, एल्स इफ लेदर स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, फिर हमने देखा स्विच के स्टेटमेंट्स के बारे में, एंड देन हमने टर्नरी ऑपरेटर्स के टॉपिक को कवर किया। इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से समझ भी लिया एंड इनके रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट क्लास हमारी होने वाली है लूप्स की, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमें एक ही काम बार बार करवाना हो तो उसको लूप्स की हेल्प से हम कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें 100 टाइम्स या 1000 टाइम्स हेलो वर्ड प्रिंट करवाना है, तो लूप्स की हेल्प से हम कैसे प्रिंट करवा सकते हैं। इसमें हम 3 टाइप्स के लूप्स को कवर करेंगे, फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू
वाइल लूप। अगर आप भी ये सारे टॉपिक्स सीखने के लिए एक्साइटेड हो तो वीडियो आपको मिल रही होगी कुछ यहाँ, तो फटाफट से इस लिंक पे क्लिक करो और आ जाओ नेक्स्ट क्लास में। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।